हेलो वंस अगेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएससी परीक्षा प्लेटफॉर्म पे। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एमपीपीएससी एग्जामिनेशंस बस आने ही वाले हैं। एंड इस एमपीपीएससी एग्ज़ाम की इस जर्नी में हम आपका साथ देने वाले हैं। एंड मेरा नाम है वैभव एंड मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो हमारे एमपीपीएससी मेंस में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, माइक्रो मैक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, इनके बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो लेक्चर्स हुए थे उन सारे लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया था। इवन हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, सब्सिडीज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने इनके बीच के डिफरेंसेस को पढ़ा। एंड आज हम आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीपी एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर। सो हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट तक सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। ओके, सो बिफोर गोइंग टू कवर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यू शुड अवेयर अबाउट द थिंग्स द लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमारे आपके लिए जो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डिमांड से। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड होती क्या है? प्लीज़ आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, रियलिटी में डिमांड होती क्या है। डिमांड में यहाँ पे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। जस्ट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जस्ट सपोज के एक पर्सन है, उसका नेम है राम। ठीक है, इफ़ राम इज़ गोइंग टू द मार्केट एंड राम की जेब में सिर्फ 100 रुपीज़ है, एंड राम इज़ गोइंग टू द मार्केट एंड 100 रुपीज़ उसके जेब में पड़े हैं, एंड राम जाता है शोरूम में, एक कार के शोरूम में, एंड राम वॉज गोइंग एंड आज द क्वेश्चन के सर ये कार कितने की है। उन्होंने बोला कि सर लैक्स ऑफ रुपीज़ की है, जस्ट जस्ट सपोज के 10 लाख रुपीज़ की है। तो राम ने बोला ओके ओके ओके, दूसरी कार कितने की है? उन्होंने बोला 12 लाख रुपीज़ की है। फिर यहाँ पे उन्होंने जो मैनेजर थे उन्होंने क्वेश्चंस किए राम से कि आप इतना पूछ क्यों रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए कि आपको कौन सी कार पसंद है। एंड राम वाज लाइक नो नो नो, आई एम जस्ट कम हियर फॉर, मैं कोटेशन के लिए जस्ट यहाँ पे आया हूँ। तो एक बात बताइए, रियलिटी में क्या राम ने सच में यहाँ पे डिमांड क्रिएट की? बताइए, सोचिए सोचिए। रियलिटी में राम ने यहाँ पे किसी भी प्रकार की डिमांड का क्रिएशन नहीं किया है। बिकॉज डिमांड होती क्या है? डिमांड होती है कि यू आर एलिजिबल इनफ टू क्रिएट और टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी विथ इन अ प्राइस। जो भी उसका प्राइस रहेगा, उस प्राइस में आप रेडी हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए, तब वो डिमांड की कैटेगरी में आती है। सो व्हाट इज अ डिमांड? डिमांड कब होती है? व्हेन अ पर्सन, कब होती है? when a person when a person is ready to buy particular commodity to buy particular commodity to buy particular commodity in a given price, in a given price, in a given price। ये रियलिटी में डिमांड होती है। ऐसा नहीं कि हमारे जेब में 100 रुपये और हम चले गए BMW के शोरूम में और जाके पूछ रहे हैं भैया कितने की है। अरे डिमांड तब होती है जब आप कैपेबल होते हो और आप उसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आप एडजस्टेबल भी हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हर जगह होती है, बट एटलीस्ट यू आर कैपेबल इनफ टू बाय दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तब हम रियलिटी में उसको डिमांड कंसिडर करते हैं। ओके, ये इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि डिमांड में किन किन चीज़ों का कंसिडरेशन होता है। व्हाट इज रियलिटी में डिमांड में किन किन कॉम्पोनेंट्स को हम कवर अप करेंगे। ओके, जल्दी लिखो इसको फटाक से। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स डिमांड में हमें देखने को मिलते हैं? What are the components we are going to see in the demand? That is a person, that a person and person की desire। तो रियलिटी में क्या होनी चाहिए? पर्सन के अंदर डिजायर होनी चाहिए, अदरवाइज आप रियलिटी में डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज विलिंगनेस टू परचेज। व्हाट? विलिंगनेस टू परचेज, विलिंगनेस टू परचेज, विलिंगनेस टू परचेज। आप सच में उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने की इच्छा रखते हैं। And the next one is what? Next one is your purchasing power. Next one is your purchasing power. All these three components are the part of demand.
ओके तो समझ में आया व्हाट इज डिमांड? डिमांड व्हेन अ पर्सन इज रेडी टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ गिवन प्राइस, दिस इज कॉल्ड अ डिमांड। एंड डिमांड में 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। नंबर 1 इसमें डिजायर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड द नेक्स्ट वन इज विलिंगनेस टू परचेज व्हेन अ पर्सन इज रियली विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड द लास्ट वन इज द परचेजिंग पावर एंड हैव अ कैपेसिटी टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके तो ये चीज़ें आप जल्दी से लिखिए, फिर हम यहाँ पे अब डिस्कशंस करने जा रहे हैं द लॉ ऑफ डिमांड। ओके तो जल्दी से इसको रफ किया जाए, ठीक है, जल्दी इसको लिखो फटाक से, फिर अपन इसको रफ करके हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कशंस करेंगे जल्दी। ओके लिख लिया, इसको अब रफ करते हैं। ओके सो अब हमें यहाँ पे फोकस करना है किन चीज़ के लिए? दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड। क्या? लॉ ऑफ डिमांड। So what is the law of demand state that? The law of demand state that there is a price in a commodity is inversely related. क्या? What is the law of demand stated that the price and the quantity of that commodity and the quantity of that particular commodity of that particular commodity is inversely related. Okay so what do you understand by the law of demand? The law of demand stated that there is a the price and the quantity of that particular commodity is inversely related. Then how? एक बात बताइए, आप मार्केट में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर खरीदने के लिए जा रहे हैं, सपोज देयर इज अ प्रोडक्ट एक्स, आप मार्केट में जा रहे हैं प्रोडक्ट एक्स लेने के लिए, ओके एंड मार्केट में उसकी प्राइस है 20 रुपीज़। कितनी है? 20 रुपीज़। इन द गिवन प्राइस 20 रुपीज़ आप यहाँ पे परचेस कर रहे हैं 4 यूनिट्स। कितना परचेस कर रहे हैं? 4 यूनिट्स। इफ यू आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ रिच और अ पुअर पर्सन, जस्ट सपोज कि ये जो एक्स है ये बहुत ज़रूरी सामान है, हर किसी को इसकी ज़रूरत है। एक्स इज़ अ बेसिक यूनिट कि एटलीस्ट आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स इज़ अ फूड आइटम है, ठीक है। जस्ट सपोज कि आप 20 रुपये में 4 यूनिट्स का यहाँ पे आप परचेस कर रहे हैं या फिर डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी की। अब यहाँ पे अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है 25 रुपीज़ में हो जाता है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू परचेज 3 यूनिट्स। कितना परचेस कर रहे हैं आप? 3 यूनिट्स का परचेस कर रहे हैं। अगेन अगर ये 30 रुपीज़ का हो रहा है, 30 रुपीज़ अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, इन दैट केस आप यहाँ पे कितने का परचेस कर रहे हैं क्वांटिटी? That is the 2 quantity, and if there is a price is increased to the 35 rupees, you are just going to purchase 1 unit of that particular product. Okay, so यहाँ पे आपने क्या find out किया? There is a inverse relationship between the income, inverse relationship between the price and the quantity. Okay, the price and the quantity is inversely related. The price of the quantity is inversely related. ओके सो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें फाइंड आउट की कि जो प्राइस होता है, इफ देयर इज अ प्राइस इज राइजिंग, इफ द प्राइस इज राइजिंग द डिमांड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल नोट, एंड द नोट स्टेटेड दैट ऑल द अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज अ नोट? What is a note? Note is all the other factors are remain constant. All other factors are remain constant. All other factors are remain constant. ओके क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे बात की है किस चीज़ की? हमने सिर्फ यहाँ पे बात की है दैट इज द प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड द डिमांड इज डिक्रीजिंग। क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपकी इनकम बढ़ गई? अगर मैं बोलूँगा भैया आपकी इनकम बढ़ गई है, तो फिर यहाँ पे प्राइस 25 के 35 भी हो जाएगा तो आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है?
If the price is increasing from the 20 to the 35, there is no effect in your purchasing power. Even क्योंकि आपके पास है, आपकी इनकम बढ़ गई है, अब आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, then definitely आपकी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी. Okay, so the all the other factors, what are the other factors? यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा प्राइस रिस्पॉन्सिबल डिमांड के पीछे, एंड अदर फैक्टर्स में आ जाती है हमारी income of the consumer. That is, if the income is increasing, then the demand of particular commodity is increasing. यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर बहुत सारी गुड्स की कैटेगरी आती है, जैसे कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स सस्ते गुड्स होते हैं. उसका केस थोड़ा डिफरेंट है, हम थोड़ा आपको बाद में बताएंगे. नंबर 1, आपको यहाँ चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप सो. ओके, सो हम लॉ ऑफ डिमांड का अब यहाँ पे हम कर्व बनाने जा रहे हैं. ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे. ओके, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. ओके, सो हमने यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट्रेशन लिया है. जस्ट सपोज कि हम यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट्रेशन लेते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस है एंड यहाँ पे क्या है? कमोडिटी. ठीक है, कमोडिटी की क्वांटिटी, द क्वांटिटी, द क्यू फैक्टर, एंड यहाँ पे क्या है? द प्राइस फैक्टर. इफ द प्राइस इज 100, if the price is 100, you are just going to purchase the one unit. If the price is 80, यहाँ पे आप purchase करते हैं 2 units. If the price is 60, you are going to purchase what? How many units? 3 units. If the price is again fall to 40, यहाँ पे आप परचेस करने लगते हैं 4 यूनिट्स, एंड यहाँ पे जब इसकी कीमत 20 रुपीज़ हो जाती है, आप 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं. अगेन इफ़ द प्राइस इज डिक्रीजिंग, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी. सो ठीक है, हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल हमने लिया प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. अब हम इसके ऊपर एक कर्व बनाएंगे. ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे. ओके, सो हमने y एक्सिस पे ले लिया प्राइस एंड यहाँ पे ले लिया क्वांटिटी. क्या ले लिया हमने? क्वांटिटी. ओके, एंड अगेन अभी हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, दैट इज़ प्राइस. जैसे कि अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे मेंशन करो 20, 40, दैट इज़ 60, अगेन द 80 एंड द लास्ट वन इज़ 100. एंड इसके बाद यहाँ पे हमने क्वांटिटी क्या थी? 1, इसके बाद थी 2, इसके बाद थी 3, इसके बाद थी 4, एंड द लास्ट वन इज़ 5. Okay, so the quantity is moving in that way and the price is moving in that way. ओके, यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है. अब आप बताइए 100 रुपीज़ में कितना यूनिट का परचेस कर रहे थे, प्रोडक्शन परचेस कर रहे थे, कितने यूनिट क्वांटिटी की डिमांड्स कर रहे थे? दैट इज़ 1. सो देयर इज 0.1. एंड 80 में कितने यूनिट्स की आप डिमांड कर रहे थे? दैट इज़ 0.2. 80 पे 2 यूनिट्स, 60 पे 3, 40 पे 4 एंड 20 पे 5. 60 पे 3, ओके, एंड 40 पे 4, 40 पे 4 एंड 20 पे 5. ओके, बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग इसको कर्व को बना लीजिएगा. एंड सॉरी यार, ज़्यादा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, प्लीज़. ठीक है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स परफेक्टली, एंड दिस इज व्हाट द डिमांड कर्व. ओके, सो डिमांड कर्व क्या होता है? दिस इज अ डिमांड कर्व, दिस इज अ डिमांड कर्व. सो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि जब आप 100 रुपीज़ वैल्यू होती है और 1 यूनिट आप परचेस करते हैं, एंड द लास्ट वन जैसे ही डिक्लाइन होते होते 20 यूनिट्स तक होती है, आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं. सो हमने यहाँ पे क्या चीज़ें फाइंड आउट की? डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ओके, अब यहाँ पे भाई साहब बहुत से महानुभाव होते हैं, वो कहते हैं कि भैया अगर हमने प्राइस यहाँ पे ले लिया और क्वांटिटी यहाँ पे ले ली, तो फिर अगर इसको इन्वर्स कर दिया तो फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया या नहीं होगा? देखो, चीज़ों को ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए. कोशिश करो जितना सिंपलेस्ट वे में पढ़ो उतना अच्छा होता है. और अगर फिर भी करना ही है तो करके देख लो. जस्ट एन एग्जाम्पल, अगेन हमने यहाँ पे कर्व बना लिया. ओके, सो अब हमने यहाँ पे ले लिया क्वांटिटी, यहाँ पे ले लिया हमने क्वांटिटी, यहाँ पे ले लिया हमने क्या? प्राइस.
and that is a 0 and that is a y axis. Okay, that is a y axis, that is an x axis. अब यहाँ पे हमने क्या लिया, जस्ट द क्वांटिटी, हमने लिया 1, हमने लिया यहाँ पे 2, हमने लिया यहाँ पे 3 and the 4 and the last one is 5. So in the case of 1 the price is, in the case of 1 the price is 100. तो अगेन हमने यहाँ पे लिया 20, 40, 60, 80 and the 100. ओके, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई। अगर जब हम 20 रुपीज़ की बात करते हैं, जब वैल्यू 20 रुपीज़ की होती है तो मैक्सिमम आपका कितना रहता है, यहाँ पे 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 40 में कितना रहता है, अगेन आपका यहाँ पे 40 में कितना रहता है आपका यहाँ पे यूनिट, दैट इज 4 एंड यहाँ पे 50 पे अगेन आपका कितना रहता है 3, कितना रहता है 3। ओके, इसको बनाते चाहेंगे, कनेक्शंस ऑफ डॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक डॉट यहाँ आया, एक डॉट यहाँ पे आया, और यहाँ पे अगर इस कर्व की बात की जाए तो 80 रुपीज़ पे आप यहाँ पे आते हैं एंड 1 रुपीज़ पे आप यहाँ पे आते हैं। तो अगेन द कर्व इज गोइंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अगेन आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो अगेन आपका जो कर्व रहेगा वो कैसा बनेगा, द डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप चेंजेस कर लेंगे, देयर इज नो नीड टू डिस्कस अपार्ट फ्रॉम द प्राइस एंड क्वांटिटी हियर। चाहे आप क्वांटिटी नीचे ले लो, प्राइस यहाँ ले लो, या प्राइस यहाँ ले लो, क्वांटिटी यहाँ ले लो, डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो कुछ पर्सन ने हमसे ये भी लास्ट टाइम हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था और उनके कॉल्स और मैसेजेस भी आए थे, उन्होंने हमसे यहाँ एकेडमी पे आपके डिस्कशन किया था, जिस पे उन्होंने हमसे बोला कि सर अगर प्राइस एंड क्वांटिटी को अगर हम चेंज कर लेंगे तो क्या होगा। सो द थिंग्स के ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट डजंट मैटर कि आप प्राइस ऊपर ले रहे हो क्वांटिटी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है। इफ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो वो हम सप्लाई कर्व के केस में पढ़ेंगे। ओके, एंड द कर्व इज मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। सो व्हाट इज अ डिमांड कर्व, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। इफ द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी ऑफ अ particular commodity is decreasing. If the price fall, in that case the 100 to 80, 80 to 60 and 60 to 40, the quantity of that particular commodity will increasing in 1 2 3 4 in different manner. Okay, so I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जल्दी जल्दी आप इस कर्व को बना लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, प्लीज। ओके, तो आई होप आप सभी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बना लिया होगा। तो वंस अगेन हम इसको अब फिर से हम रब करेंगे। ठीक है, एंड हम इसको एक बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बताएंगे। एंड लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पे 2 पॉइंट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन प्रीलिम्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड मेंस में तो चांसेस हैं डेफिनेटली इस चीज़ के आने के। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड में 2 चीज़ें हैं। हम पढ़ते हैं द डिमांड कर्व इज मूविंग, या डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पे आपने 2 वर्ड्स को नोटिस किया होगा, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ द कर्व एंड द नेक्स्ट वन इज द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, द मूवमेंट ऑफ द कर्व। ओके, सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द कर्व। Okay, so under the law of demand there is a point A, that is movement of the curve. Okay, अब इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है, मूवमेंट ऑफ द कर्व क्यों होता है। अगेन अब हम कर्व बनाएंगे। ओके, एंड एज यू ऑल नो दैट देयर इज अ डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, अब हमने यहाँ पे कोई भी इलस्ट्रेशंस नहीं लिए हैं, हम इसको डायरेक्टली हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको काफ़ी जल्दी और इजी वे में इसको क्लियर कर सकें। अगेन अगर हम यहाँ पे डॉट्स क्रिएट करेंगे तो एनी पॉइंट, कोई भी अगर हम यहाँ पे इमेजिनेशंस करके अगर कोई भी सेट बनाते हैं प्राइस और क्वांटिटी का, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वो ओवर द डिमांड कर्व ही होगा। ओके, लास्ट एग्जाम्पल में हमने समझा था। तो आपको ये चीजें पता है कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओके, अब ये जो डॉट्स ओवर द डिमांड कर्व बनी है, इसमें हम पॉइंट्स ले लेते हैं। ए, द पॉइंट इज बी, सी, डी, ई एंड एफ एंड द लास्ट वन इज जी।
ओके अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली बात है. व्हाट आर द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी. If the price of that particular commodity is increasing, the quantity of that particular commodity is decreasing. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मान लेते हैं अगर आपकी यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड का चेंज होना, तो आप यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएंगे, बी से सी पॉइंट पे आएंगे, सी से डी पॉइंट पे आएंगे, डी से ई पॉइंट पे आएंगे, एंड ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आएंगे, एंड द लास्ट वन इज जी पॉइंट पे आएंगे. सो इफ यू आर गोइंग इन अ राइट वे, आप यहाँ पे राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इज अ राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. व्हाट इज, हम इसको क्या बोलते हैं? राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. इसको हम क्या बोलते हैं? राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. ओके अब अगेन आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, यहाँ पे हमने लिया था क्वांटिटी. सो हमने बोला डिमांड बढ़ रही है मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आप अगर एक पॉइंट यहाँ पे ए लेते हैं तो क्वांटिटी यहाँ पे है. ओके सेम वैसे ही अगर आप जी पे लेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. तो आपको पता है क्या, इन द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व द डिमांड इंक्रीजिंग. क्या हो रही है? डिमांड. डिमांड मतलब क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीजिंग. है ना, समझ में आ रहा है? अरे भैया जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे जाओ और बताओ कोई डाउट हो तो. ओके तो इन दिस केस हमने जैसे ही फाइंड आउट किया, इन द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी, एंड सेम वे कि डी से ई पे जाता है, ई से एफ एंड एफ से जी, इन दैट वे कि राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. ओके क्योंकि अगर ए पॉइंट पे अगर क्वांटिटी यहाँ पे थी तो जी पॉइंट पे क्वांटिटी यहाँ पे है. सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व एंड द इंक्रीज इन द डिमांड. ओके समझ में आया? अब यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे, एक और कर्व बनाएंगे. ओके दिस इज व्हाट द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. अब हम एक बार लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व के बारे में बताते हैं. जल्दी जाओ, इसको फटाक से बना के आओ. हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. ओके प्लीज जल्दी बनाइए. ओके आई होप आपने इसको बना लिया होगा. अगेन अब हम इसको सिर्फ रब करेंगे. स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर इज सेम. ओके सो अगेन आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये फॉर्मेट था हमारा, ये हमारा पूरा क्या बोलते था कर्व का हमारे यहाँ पे पूरा खांचा है. तो अगेन ये हमारा क्या है? द डिमांड कर्व. द डिमांड इधर पे थी, डिमांड यहाँ से यहाँ तक गई. दिस इज द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. तो हमने पढ़ा कि डिमांड बढ़ रही है, द डिमांड इज इंक्रीजिंग, द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड. इन दैट केस अगेंस्ट द पॉइंट अगर हमने यहाँ पे लिया ए बी सी डी ई एफ. ओके इन दैट केस हमने लास्ट वाले केस में क्या पढ़ा था? द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. तो कर्व यहाँ से कहाँ जा रहा था? ए से बी में जा रहा था, बी से सी में जा रहा था, एंड सी से डी पे, एंड डी से ई पे, एंड ई से एफ पे. बट इन द डिफरेंट केस अगर मान लेते हैं कर्व यहाँ से इस तरफ मूव हो रहा है, तो इफ द डिमांड इज मूविंग इन दिस वे, इफ द डिमांड इज मूविंग इन दिस वे, तो फिर कंडीशन क्या होगी? इफ द डिमांड इज मूविंग दिस वे, सो डिमांड यहाँ पे क्या थी? पहले क्या डिमांड थी? एफ पे. ओके क्वांटिटी यहाँ पे थी. अब ई से डी, डी से सी, सी से बी, एंड बी से ए में आई है. तो रियलिटी में यहाँ पे डिमांड क्या हो गई है? डिमांड कम हो गई. डिमांड का मूवमेंट इस तरफ जा रहा है. सो द डिमांड इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज व्हाट द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. क्या है ये? लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. क्या है ये? लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. ओके समझ में आया? सो इन दिस केस लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व शोज डिक्रीज इन डिमांड. इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड. ओके डिक्रीज इन डिमांड. Okay, so this is a leftward movement of the curve, and the leftward movement of the curve showing the decrease in demand. क्योंकि आप पहले इस पोजीशन पे थे, एंड इस पोजीशन से आप मूव करके इस पोजीशन पे आ गए. ओके सो द सेम P यहाँ पे ले लीजिए, Q यहाँ पे ले लीजिए, एंड द थिंग्स आर सेम. ओके तो यहाँ पे चीजें समझ में आई आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. आप इसको नोट डाउन करिए. ये है पॉइंट ए, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कर्व, एंड यहाँ पे हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं. व्हाट आर द अजम्पशंस हेयर? व्हाट आर द अजम्पशंस हेयर? अजम्पशंस में हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर.
सो हमने क्या लिया, दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज रिमेन कांस्टेंट। अरे भैया अगर उसकी इनकम कम ज्यादा होगी तो यहाँ पे डिमांड भी कम ज्यादा होगी। तो अगर तुम कर्व बना रहे हो एक पर्टिकुलर पर्सन को रख के, अगर उसकी इनकम एकदम से बढ़ जाएगी तो फिर यहाँ पे उसकी डिमांड भी फ्लक्चुएट होगी, तो फिर कर्व का जो मूवमेंट होगा वो अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं अजम्पशंस हम क्या लेके चलते, दैट इज द इनकम इज कांस्टेंट। ठीक है, इनकम हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट। अब यहाँ पे मान लेते हैं भैया किसी पर्टिकुलर पर्सन का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही बदल गया। क्या बदल गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओके, तो हो सकता है दैट कि वो पर्टिकुलर पर्सन अब क्या करे, किसी पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी कमोडिटीज को वो ले रहा था पर्टिकुलर क्वांटिटी पे, अब नहीं उसने जिद ही कर ली, नहीं अब हमको वही खाना है। तो भैया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कारण भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर आपके जेब में पैसा हो या ना हो, आप कोशिश पूरी करोगे क्या कि भैया पैसे कमा लो और जाके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से वो पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज कर लो। ओके, सो इन दैट केस हम यहाँ पे assumptions क्या लेते हैं, इन द लॉ ऑफ डिमांड। आई एम नॉट सेइंग दैट के मूवमेंट ऑफ द कर्व में, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में assumptions क्या होते हैं, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसको हम अदर फैक्टर्स में भी इंक्लूड करते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए। ओके, the next one is and the last one is में हमने क्या find out किया, the taste and preferences, the income of the taste and preferences, the income of the consumer, and यहाँ पे हम क्या कहते हैं, related goods। क्या बोलते हैं, related goods, related goods। so what are the related goods, related goods क्या होते हैं, related goods again दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से, complementary goods, complementary goods, complementary goods, and the next one is what, supplementary goods। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स के कारण भी डिमांड कम ज्यादा होती है। ओके, समझ में आया। अब मान लेते हैं अगर यही केस आपने मिल्क का लिया है, दैट इज अ कर्व, डिमांड कर्व ऑफ द मिल्क, यहाँ पे जो कमोडिटी है वो अगर मिल्क है, तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाता है टी। या तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि भैया टी की डिमांड क्यों बढ़ रही है। टी की डिमांड अगर बढ़ेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करेंगे इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स टी की, तो भैया बिना दूध के थोड़ी ना चाय बनेगी, तो यहाँ पे दूध की भी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं क्या, अगर यहाँ पे ये कर्व अगर आप बनाने वाले हो टी का, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री गुड्स में अगर आ गया कॉफी, तो द डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीजेस। अगर कॉफी की डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका मूवमेंट किस तरफ जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा। ओके, लेकिन एक चीज समझना है, इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ द कर्व वी शुड टेक ओनली टू थिंग्स, दैट इज अ प्राइस, दैट इज अ प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द कर्व में गौर से सुनना, हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द कर्व में अदर फैक्टर्स नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं, अदर फैक्टर्स नहीं लेते हैं, इसको ध्यान से रखना। अदर फैक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द मूवमेंट ऑफ द कर्व। ओके, क्योंकि अब इसका जो सेकेंड पॉइंट आने वाला है, दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। ओके, तो ये चीज आपको समझना है। मूवमेंट के केस में प्राइस एंड क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड मूवमेंट इन शिफ्टिंग ऑफ द कर्व में अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट ए, इसको जल्दी से हम अब रब करने जा रहे हैं, प्लीज इसको जल्दी बना लीजिए। फिर हम यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। ओके, जल्दी बुलाइए। अब भैया इसको जल्दी से रब किया जाए। ओके, ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ द कर्व। अब हमारे पास आया है क्या, दैट इज अ शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। क्या है, द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व क्या है, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। तो अगेन भैया शिफ्टिंग ऑफ द कर्व यहां पे हम देखने को मिलेगी दो प्रकार से, एक होगा राइट वर्ड शिफ्ट होगा और एक क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा।
Okay, so there is a rightward shifting of the curve and there is a leftward shifting of the curve. Okay, so the next one is leftward shifting of the curve. Okay, तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. अगेन अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे. ओके, हमने फर्स्ट में क्या बोला था? द प्राइस एंड द क्वांटिटी आर रिस्पॉन्सिबल. द प्राइस एंड द क्वांटिटी आर रिस्पॉन्सिबल for what? For the movement of the curve. हमने यही बोला था, for the movement of the curve. अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मूवमेंट ऑफ द कर्व के अलावा जब हम शिफ्टिंग ऑफ द कर्व पढ़ेंगे, ये दो अलग अलग चीजें हैं. यहाँ पे हमने क्या लिया था? प्राइस एंड क्वांटिटी. अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा. दिस इज अ प्राइस, दिस इज अ क्वांटिटी. ओके, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एन एक्स एक्सिस. ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. ये गया आपका क्या? डिमांड कर्व. ये क्या है आपका? डिमांड कर्व. ओके, यहां पे हमने पढ़ा था पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई एफ. देयर इज अ मल्टीपल पॉइंट्स एंड दिस इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब इस केस में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व में क्या होता है? यहाँ पे एक और कर्व आता है. दिस इज व्हाट? डिमांड चेंज. चेंज इन डिमांड. ये शिफ्ट इन डिमांड यहाँ पे क्यों हो रही है? यहाँ पे हमने लिया कि प्राइस क्या है, यहाँ पे. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो प्राइस यहाँ पे सेम है, बट आपने नोटिस किया कि प्राइस यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे जो Q है वो Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो रहा है. ओके, दैट इज अ क्वांटिटी विल इंक्रीजिंग, बट द प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट. सो इन द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व द प्राइस इज कांस्टेंट. इन द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व द प्राइस इज कांस्टेंट. प्राइस क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट होता है. and other factors are responsible. तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या हमने पढ़ा? दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. क्या पढ़ा हमने? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ा. एंड द नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बाद? दैट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ दैट पर्सन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. इसके बाद क्या था? दैट इज क्या लिखा था हमने वहाँ पे? लास्ट वन जल्दी बताइए. इनकम लिखा था, टेस्ट लिखा था, और हमने यहाँ पे क्या लिखा था? दैट इज रिलेटेड गुड्स. क्या लिखा था हमने यहाँ पे? रिलेटेड गुड्स. सो दीज आर दी अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व. यहाँ पे D से D1 में, Q1 से Q2 पे जा रहे हो ना, तो क्वांटिटी बढ़ रही है. दिस इज व्हाट? द राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व. क्या है ये? राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व. राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व. ओके, समझ में आया? दिस इज अ राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व. अब अगेन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं. क्या लेते हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं. लास्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ का. अब इस आज की क्लासेस का लास्ट एग्जांपल है. यहां तक समझ में आया? ओके ओके, सो हम यहाँ पे क्वांटिटी को भी हटाते हैं. एंड जैसा कि हमने आपसे पहले भी बोला था कि प्राइस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो हमने यहाँ पे कर्व बनाया, दिस इज D, एंड यहाँ पे हमने एक और कर्व बनाया D. ओके, मान लेते हैं आपकी इनिशियल डिमांड यहाँ पे थी, D1 यहाँ पे थी, बट वो शिफ्ट होके किधर आ गई? लेफ्ट पे आ गई. सो यहाँ पे हमने अगेन आपसे क्या बोला? द प्राइस इज कांस्टेंट. तो प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट था, आपकी क्वांटिटी यहाँ पे थी, बट वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई. सो देयर इज Q1 एंड देयर इज Q2. तो इनिशियली आप कहां पे थे? Q1 पे थे, बट आप मूव करके किधर आ गए? Q2 पे आ गए. सो दिस इज कॉल्ड द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. ओके, फर्स्ट वाला क्या था? राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व, एंड दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व. समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व इज अ रीजन इज अदर फैक्टर्स. So other factors are responsible even in the rightward movement of the curve and the leftward movement of the curve. Okay, in both the cases the other factors are responsible. तो यहाँ पे income of the consumer, taste and preferences, related goods. हो सकता है size के बारे में दिया जाए, the size of the population, even the size of the population also matter. क्योंकि एकदम से अगर पॉपुलेशन की साइज बढ़ जाएगी
तो भैया डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, हवा खा के थोड़ी ना लोग जिंदा रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्टवर्ड ऑफ द demand curve. Okay, this is all about the leftward shifting of the demand curve, leftward shifting of the demand curve. Okay, तो क्या समझ में आया? राइटवर्ड शिफ्टिंग में क्या हो रही है? डिमांड क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हो रहा है? जो डिमांड हो रही है वो कम हो रही है। बट राइटवर्ड के केस में और लेफ्टवर्ड के केस में, दोनों के केस में पी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्राइस विल ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, समझ में आया? ये रहा आज की हमारे पूरी क्लास का मिश्रण। दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा। एंड इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में कवर अप करेंगे। टाइम मिलेगा तो हम फिर वहीं पे आपको कंज्यूमर बिहेवियर और उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व मेट। एंड वो सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फाइंड आउट करता है। ओके, तो इसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए भाई साहब इतना ही। आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर अप करें। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। इस प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक्स, कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।